Dear students, in this video lecture session, we discuss about design of T-beam and slab bridges. तो जैसे कि हम देख रहे थे कि ये जो हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है, 5th यूनिट, इस यूनिट के अंदर ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम आरसीसी टी बीम्स एंड स्लैब ब्रिजेस जो होंगे उनका डिज़ाइन और एनालिसिस पार्ट को देखेंगे। तो डिज़ाइन और एनालिसिस पार्ट को देखने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो होगा उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी कंटेंट होगा उसे कवर करेंगे। और यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं आज वो टी बीम एंड स्लैब ब्रिजेस के बारे में देखेंगे। तो जनरली हम यहाँ पर जो लार्ज ब्रिजेस होते हैं उन्हें कवर ना करते हुए जो स्मॉल ब्रिजेस होते हैं अप टू 12 मीटर लेंथ उनको हम कवर करेंगे। और यहाँ पर जो हम कैटेगरी लेंगे वो कौन सा लेंगे, डेक टाइप ब्रिजेस। तो ब्रिजेस से रिलेटेड जो आपका जनरल है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रिजेस एंड टनल्स के अंदर। यहाँ पर हम उसके डिज़ाइन और एनालिसिस पार्ट को देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोड्स का कि यहाँ पर हम कौन कौन से लोड्स जो होंगे उन्हें कवर करेंगे। सो वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स आर कंसिडर्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस स्ट्रक्चर। दीज लोड्स and their combination decide the safety of the bridge construction during its use. Under all circumstances, the design loads should be considered properly for perfect design of bridge. Different design loads acting on bridges are explained. So फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से लोड्स जो होंगे वो कंसिडर किए जाते हैं जब आप ब्रिज डिज़ाइन को करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डेड लोड, लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड, विंड लोड, लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, बॉयंसी इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ वाटर करंट, थर्मल इफेक्ट, डिफॉर्मेशन एंड हॉरिजॉन्टल इफेक्ट्स, इरेक्शन स्ट्रेसेस एंड सेस्मिक लोड्स। तो यहाँ पर जो हमने ये डिफरेंट लोड्स देखे हैं ये स्टील और आरसीसी ब्रिज दोनों के लिए हैं। आगे हम फर्दर देखेंगे कि इनमें से आरसीसी ब्रिजेस के लिए कौन से वर्क करेंगे और स्टील ब्रिजेस के केस में हमें किसे कंसिडर करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डेड लोड से। तो डेड लोड जैसे कि सभी स्ट्रक्चर केसेस के अंदर होता है कि डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट। सो यहाँ पर भी डेड लोड इज नथिंग बट अ सेल्फ वेट ऑफ द ब्रिज. So the different element of bridge are deck, slab, wearing cord, railing, parapet, stiffeners and other utilities. It is the first design load to be calculated in the design of bridges. तो जितने भी related component है किसी bridge के respect में, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या उन्हें consider करेंगे dead load के respect में। For example यहाँ पर parapet wall भी है, यहाँ पर वेयरिंग कॉर्ड भी है, स्टिफनर्स भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो ब्रिज के साथ एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उन सभी का लोड डेड लोड में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट जो लोड है वो क्या है हमारा, लाइव लोड। सो द लाइव लोड ऑन द ब्रिज इज मूविंग लोड ऑन द ब्रिज थ्रू आउट इट्स लेंथ। द मूविंग लोड आर व्हीकल्स, pedestrians etc, but it is difficult to select one vehicle or a group of vehicle to design a safe bridge. So जनरल केस में क्या होता है कि डिसाइड करना मुश्किल होता है और टफ टास्क होता है कि हम किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ व्हीकल के लिए ब्रिज को डिज़ाइन करें या किस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए हम ब्रिज को डिज़ाइन करें। क्योंकि ब्रिजेस के केस में क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन के साथ व्हीकल का जो होता है चेंज होता जाता है व्हीकल। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ लोडिंग के रिस्पेक्ट में भी चेंजेस आते हैं, कुछ साइज़ और शेप के रिस्पेक्ट में भी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर ये डिसाइड करना डिफ़िकल्ट होता है। सो यहाँ पर आईआरसी जो है, इंडियन रोड कांग्रेस जो है, उन्होंने रिकमेंड करा है कि इमेजिनरी व्हीकल जिसे हम लाइव लोड की तरह हम उसे कंसिडर करते हैं, which will give safe results against the any type of vehicle moving on the bridge. The vehicle loads are categorized in 3 types of. So यहाँ पर हमने व्हीकल लोड को 3 कैटेगरी में रखा गया है और ये जो 3 कैटेगरी हैं कौन कौन सी होगी, आईआरसी क्लास ए लोडिंग, आईआरसी क्लास ए लोडिंग एंड आईआरसी क्लास बी लोडिंग। तो ये लोड्स जो होंगे वो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे किसके लिए, लाइव लोड के लिए। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईआरसी क्लास ए लोडिंग क्या होती है। सो दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज कंसीडर फॉर द डिज़ाइन ऑफ न्यू ब्रिजेस, स्पेशली हैवी लोडिंग ब्रिजेस
like bridge on highways, in cities, industrial area. In class AA loading, generally two types of vehicle consider and they are. तो जैसे कि हमने समझा कि यहाँ पर जो क्लास AA लोडिंग के जो होती है वो हम किस केस में कंसिडर करते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ब्रिज को डिज़ाइन कर रहे हैं, सिटीज़ के लिए कर रहे हैं, या जो हाईवे ब्रिज होते हैं उन्हें डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्लास ए लोडिंग लेते हैं। और यहाँ पर जो व्हीकल सिलेक्ट किया जाता है, जो इमेजिनरी व्हीकल होता है, वो भी हमें दो कैटेगरी में मिलेगा। कौन कौन सी कैटेगरी रहेंगी वो? ट्रैक्ड टाइप और व्हील टाइप। ट्रैक्ड टाइप मीन्स ये होता है कि जो व्हीकल जहाँ पर हमें व्हीकल के अंदर व्हील नहीं होंगे वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा होगा? ट्रैक यूज़ हो रहा होगा। जिस इसका एग्जांपल क्या है? जो मिलिट्री टैंक्स होते हैं वहाँ पर नीचे आपको क्या नहीं मिलता है? व्हील नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलते हैं? ट्रैक मिलता है, क्योंकि वो एक ट्रैक्ड व्हीकल है। सिमिलरली व्हील टाइप की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर मल्टीपल एक्सल के जो व्हीकल यूज़ किए जाते हैं वो। सो यहाँ पर देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जो हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये वही इमेजिनरी व्हीकल है जो हमें IRC रिकमेंड करते हैं दोनों कैटेगरी में, ट्रैक्ड व्हीकल के रिस्पेक्ट में और व्हील्ड व्हीकल के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये किसके लिए है? ट्रैक्ड व्हीकल के रिस्पेक्ट में, जिसमें मैंने आपको बताया कि मिलिट्री टैंक्स एक्सेट्रा। इसी तरीके से यहाँ पर जो हम व्हीकल कंसिडर कर रहे हैं, ये व्हीकल कौन सा है? व्हील्ड व्हीकल है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द मोशन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन व्हीकल, ये जो इमेजिनरी व्हीकल है इस कैटेगरी की लोडिंग के लिए हम कंसीडर करते हैं डिज़ाइन करते टाइम, जिसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है हमारी? IRC क्लास ए लोडिंग। जैसे अभी हमने कौन सा देखा था? क्लास ए लोडिंग, ठीक है। तो IRC क्लास ए लोडिंग जो होती है वो सभी कैटेगरी के अंदर, यानी जो जितने भी परमानेंट ब्रिजेस जो होते हैं उन सभी के केस में इन्हें इस लोडिंग को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड लाइव लोड ऑफ ब्रिज। व्हेन वी डिज़ाइन अ ब्रिज यूजिंग क्लास ए टाइप लोडिंग, देन इट मस्ट बी चेक्ड फॉर क्लास ए लोडिंग ऑल्सो, ठीक है। तो भले ही हम क्या करते हैं, क्लास ए लोडिंग के लिए भी अगर हम किसी ब्रिज को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्लास ए लोडिंग जो होगी उसके लिए भी क्या करेंगे? ब्रिज को चेक करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा IRC क्लास बी लोडिंग। दिस टाइप ऑफ लोडिंग इज यूज्ड टू डिज़ाइन टेम्पररी ब्रिजेस लाइक टिम्बर ब्रिजेस। इट इज़ कंसिडर एज अ लाइट लोडिंग। बोथ IRC क्लास एंड क्लास बी शोन इन फिगर। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे IRC, यहाँ पर हमने एक्सेल लोड कौन सा कंसीडर कर सकते हैं? IRC क्लास ए के लिए भी कर सकते हैं और IRC क्लास बी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी डायग्राम्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे? ये हमें IRC कोड से मिलेंगे जो आपके साथ शेयर भी किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपको एक्सेल लोड की IRC क्लास ए के लिए और IRC क्लास बी के लिए आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा साइड व्यू हो गया और ये प्लेसमेंट ऑफ व्हील्स हो गया है, यानी जो व्हीकल हम कंसिडर कर रहे हैं उसके लिए। और इसी तरीके से ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया जो हमें मिल रहा है वो आपको दिया गया है डिफरेंट एक्सेल लोड के लिए। तो यहाँ से हम इनको यूज़ करते हैं जब हम ब्रिज को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट जो लोडिंग का टाइप हो गया, ये तो हमारे जो अभी हमने देखा IRC क्लास ए, क्लास ए एंड क्लास बी, ये क्या है? ये हमारे लाइव लोड से। इसके बाद नेक्स्ट जो हम कंसिडर करते हैं वो होता है इम्पैक्ट लोड, ठीक है। सो इम्पैक्ट लोड होता क्या है? तो इम्पैक्ट लोड ऑन ब्रिज इज ड्यू टू सडन लोड विच आर कॉज्ड व्हेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन द ब्रिज। व्हेन द व्हील is in movement, the live load will change periodically from one wheel to another wheel, result the impact load on bridge. To consider impact load on bridge, an impact factor is used. Impact factor is a multiplying factor which depend upon many factors such as weight of vehicle, span of bridge, velocity of vehicle, etc. The impact factor for different IRC loading are given। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी इम्पैक्ट लोडिंग के केस में, तो जनरल जो लोडिंग होती है उसके केस में तो क्या होता है कि हम उस लोडिंग को कंसिडर करते हैं UDL के केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके लिए, किसी ब्रिज के लिए या किसी ट्रैक के लिए, तो उस केस में क्या होता है, हमारा व्हीकल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर रहा है, यानी एक जगह से हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो
उस रीज़न की वजह से यहाँ पर क्या होता है, लोडिंग की वैल्यू भी जो होती है वो क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है, जिससे एक हमें इम्पैक्ट लोडिंग की वैल्यू मिलती है, जो हम इम्पैक्ट फैक्टर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, जो मल्टीपल कैटेगरी में होता है और उसकी वैल्यू जो होती है उसके फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, जिसके बेस पर हम उसे डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पर जो है डिफरेंट व्हीकल्स टाइप के लिए आपको इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने स्पान को दो कैटेगरी में रखा है, लेस देन 9 मीटर एंड ग्रेटर देन 9 मीटर। और ये किसके लिए है, IRC क्लास ए लोडिंग एंड 70R लोडिंग। सो फर्स्ट हमारा व्हीकल टाइप कौन सा हो गया, ट्रैक्ड व्हीकल, जैसे कि हमने बात करी उसी तरीके से व्हील्ड व्हीकल किसके लिए, लेस देन 9 मीटर के लिए। फिर इसी तरीके से ट्रैक्ड व्हीकल RCC ब्रिजेस के लिए, व्हील्ड व्हीकल RCC ब्रिज के लिए, ट्रैक्ड व्हीकल स्टील ब्रिजेस के लिए और व्हील्ड व्हीकल स्टील ब्रिजेस के लिए। तो यहाँ पर वहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आपको मिल जाएंगे जिन इम्पैक्ट फैक्टर को हम यूज करते हैं लोडिंग के रिस्पेक्ट में। So, if the length of exceed in any of the above limit, the impact factor should be considered from the graph given by the IRC which is below. तो जब हमारा क्या होता है कि लोडिंग की जो हमारा ब्रिज की लेंथ है उस कैटेगरी में अगर हम नहीं आ पा रहे हैं तो फिर यहाँ पर हम किसी भी इस ग्राफ के थ्रू किसी भी स्पान के लिए और इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। इसी तरीके से यहाँ पर IRC क्लास ए के लिए मिल जाएगी। अभी जो हमने देखा वो किस कैटेगरी के लिए था, IRC क्लास ए के लिए। फिर सिमिलरली IRC क्लास ए एंड क्लास बी लोडिंग के लिए इम्पैक्ट फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल्स टू A अपॉन B प्लस L, वेयर L इज स्पान इन मीटर एंड A B आर दी कॉन्स्टेंट। ये A और B की वैल्यू हमें कहाँ से मिल जाएगी, इस टेबल से मिल जाएगी ब्रिज टाइप के ऊपर। RCC ब्रिज होगा तो उस केस में A की वैल्यू 4.5 और B की वैल्यू 6.0 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंट हमें इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा विंड लोड। सो विंड लोड भी जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ब्रिज डिज़ाइन के लिए, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट स्पान ब्रिज हो, ठीक है, चाहे वो मीडियम स्पान ब्रिज हो या लार्ज स्पान ब्रिज हो। So for short span bridges, wind load can be negligible, but for medium span bridges, wind load should be considered for substructure design. For long span bridges, wind load is considered in the design of superstructure. नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस। तो जैसे कि अभी हमने बात करा था कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जो वर्क करेंगे वो किसके थ्रू वर्क करेंगे, व्हीकल के थ्रू। फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल है जो रन कर रहा है, जब वो सडन जो होता है ब्रेक लगते हैं या उसमें एक्सेलरेशन होता है, तो ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन जो पार्ट होगा उसमें यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मिलेगा। So, the longitudinal forces are caused by the braking or accelerating of vehicle on the bridges. When the vehicle stops suddenly or accelerates suddenly, it's induced longitudinal forces on the bridges structure, especially on the substructure. So, IRC recommends 20% of live load should be considered as longitudinal forces on the bridges. तो यहाँ पर हम कितने परसेंट कैलकुलेट करते हैं, 20% जो पार्ट होता है लाइव लोड का उसको हम किसे कंसिडर करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। उसका रीज़न क्लियर है कि जब हमारा व्हीकल जो होगा, ठीक है, उसमें ब्रेकिंग या एक्सेलरेशन दोनों ही जब पार्ट होंगे, यानी चाहे व्हीकल में ब्रेक लग रहा हो चाहे वो स्पीड को एक्सेलरेट कर रहा हो, तो उस केस में जो यहाँ पर फोर्सेस होंगे उनको हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स में कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो होगा, जैसे हमारा स्ट्रेट ब्रिज है तो स्ट्रेट ब्रिज के रिस्पेक्ट में तो हम उसमें कोई कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल के यानी अगर जो हमारा ब्रिज है वो हॉरिजॉन्टल कर्व पर बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल कर्व पर बिल्ड किया जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर किया जाता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं किलो न्यूटन पर मीटर में। ये क्या हो जाता है हमारा WV² अपॉन 12.7 R, जहाँ पर W क्या है हमारा लाइव लोड, V क्या है डिज़ाइन स्पीड एंड R क्या है यहाँ पर रेडियस। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये किस केस में कंसिडर किया जाएगा, जब हमारा
ब्रिज जो होगा हॉरिजॉन्टल कर्व पर बिल्ड किया जाए या हॉरिजॉन्टल कर्व के अलोंग बिल्ड किया जाए। इसी तरीके से नेक्स्ट है बॉयंसी इफेक्ट। सो बॉयंसी इफेक्ट इज कंसीडर फॉर सब स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज ब्रिजेस submerged under deep bodies. Is the depth of submergence is less, it can be negligible. तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो बॉयंसी इफेक्ट होता है वो किस केस में कंसीडर किया जाता है, जब लार्ज पार्ट जो होगा हमारा सब स्ट्रक्चर का, ठीक है, जो लार्ज ब्रिजेस होते हैं उसमें सब स्ट्रक्चर का जो मैक्सिमम पार्ट होगा अगर वो सबमर्ज होगा या जो वाटर बॉडीज होंगी वहाँ पर डेप्थ ज़्यादा होगी तो उस केस में ये इफेक्ट करता है, वरना इसे हम नेग्लिजिबल ही करते हैं। फोर्स बाय द वाटर करेंट। सो अगर ये ब्रिज जो होगा हमारा वहाँ कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा, किसी रिवर यहाँ पर जहाँ पर हमारा वाटर करेंट आई हो। सो व्हेन द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर, सम पार्ट ऑफ द सब स्ट्रक्चर इज अंडर सबमर्जेंस ऑफ वाटर, द वाटर करेंट इंड्यूसेस horizontal forces on submerged portion. The forces caused by the water current are maximum at the top of water level and zero at the bottom water level or at the bed level. So ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो करंट होगा यानी फोर्सेस ड्यू टू द वाटर करंट, ये कहाँ पर होगा, जो मैक्सिमम लेवल होगा उस पर ज़्यादा होगा और जो हमारा बेड लेवल होगा उस पर कम होगा। इसकी इंटेंसिटी को हम निकाल सकते हैं। सो P इक्वल्स टू KW V²/2G, वेयर P इज द प्रेशर, किलो न्यूटन इन मीटर स्क्वायर, K इज कांस्टेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन शेप और पायर, यानी जो हमारा ब्रिज पियर होगा उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। सो W यूनिट वेट ऑफ वाटर, V वाटर करंट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Next one is thermal stresses. So thermal stresses are caused due to the temperature. When the temperature is very high or very low, they induce stresses in the bridge elements, especially at bridges, at bearing and deck joints. These stresses are tensile in nature, so concrete cannot withstand against this and cracks are formed. To resist this, additional steel reinforcement perpendicular to main reinforcement should be provided. Expansion joints are also provided. थर्मल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस कब कंसिडर की जाती हैं? देखिए यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है वहाँ तो कंसिडर की ही जाती हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जनरल जो एक्सपेंशन होता है ब्रिजेस के केस में, उस केस में आपने एक चीज़ देखी होगी कि ब्रिजेस को हम सेगमेंट्स में डिवाइड करके कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी हम थ्रू आउट द लेंथ सिंगल कंस्ट्रक्शन नहीं करते बल्कि मल्टीपल सेगमेंट्स में उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और जहाँ पर भी ये जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स पर ऊपर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर हम जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो किसको रोकते हैं, जो यहाँ पर क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं तो उनको वो कम करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज सेस्मिक लोड्स। सो व्हेन द ब्रिज इज टू बी बिल्ड इन सेस्मिक जोन और अर्थक्वेक जोन, earthquake loads must be considered. They induce both vertical and horizontal forces. During earthquake, the amount of forces exerted is mainly depend on the self weight of the structure. If weight of structure is more, larger forces will be exerted. So इससे पहले आप या अलग सब्जेक्ट्स के अंदर सेस्मिक फोर्सेस या सेस्मिक लोड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे से हम आगे इसे डिस्कस भी करेंगे। सो सेस्मिक लोड्स के अंदर क्या होता है कि जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रक्चर का वेट होगा, जितना ज़्यादा हमारा वर्टिकल लोड होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर के ऊपर इफेक्ट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो उस केस में अगर हमारा जो ब्रिज होता है वो किसी ऐसे रीजन में जहाँ पर जो सेस्मिक जोन होगा, सेस्मिक जोन आपको पता है डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट जोन्स के अंदर डिवाइड है, तो ये जो 4 जोन्स होते हैं इनमें से अगर किसी में अगर हमारा ब्रिज आ रहा है तो उस केस में हम उसे क्या करते हैं, वहाँ पर सेस्मिक फोर्स को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफॉर्मेशन एंड हॉरिजॉन्टल इफेक्ट. Deformation stresses are occurred due to the change in material.
properties either internally or externally. The change may be creep, shrinkage of concrete, etc. Similarly, horizontal forces will be developed due to the temperature changes, braking of vehicles, earthquake, etc. Hence, these are also be considered as design load in bridge design. ठीक है. सो डिफॉर्मेशन एंड हॉरिजॉन्टल इफेक्ट्स जितने भी हमें मिलेंगे उनको भी कंसिडर किया जाता है. जैसे हॉरिजॉन्टल इफेक्ट तो हमने अभी बात करी, ठीक है. लेकिन डिफॉर्मेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट. ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं. इसी तरीके से इरेक्शन स्ट्रेसेस. सो अगर हम इरेक्शन स्ट्रेसेस की बात करें तो इरेक्शन स्ट्रेसेस क्या होती है? Erection stresses are induced by the construction equipment during the bridge construction. These can be resisted by the providing suitable support for the members. तो इसे हम कंसिडर करते हैं किसके लिए? जो वहाँ पर इक्विपमेंट से जो यूज़ हो रहे हैं और जो वहाँ पर इक्विपमेंट मूव कर रहे हैं उनका इंस्टॉलेशन हो रहा है उसको कंसिडर करते हैं. लेकिन इसको रेजिस्ट करने के लिए इन लोड के अगेंस्ट हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो प्रॉपर सपोर्ट्स होता है उन्हें प्रोवाइड करते हैं. तो ये वो डिफरेंट फोर्सेस हैं जिन्हें हम ब्रिज डिज़ाइन करने के लिए कंसिडर करते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्पान के लिए. लेकिन हर एक सारे फोर्सेस एक ही जगह अप्लाई होंगे ये ज़रूरी नहीं है. इसलिए क्या किया जाता है कि जहाँ पर जैसी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हम इन लोड्स को कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल कहीं अर्थक्वेक लोडिंग्स अप्लाई नहीं हो रही तो उस केस में हम वहाँ पर अर्थक्वेक कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है स्टूडेंट. तो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं.